नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं आपका अपना दोस्त संजीव सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का कृतार्थ एकेडमी के इस चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज की कक्षा नंबर 28 क्लास नंबर 28 का शुभारंभ करने जा रहे हैं। अब तक हम अपनी कक्षा नंबर 27 तक 560 क्वेश्चन देख चुके हैं। 560 क्वेश्चन हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं सीरीज के। चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए प्रश्न संख्या 561 क्वेश्चन नंबर 561 हमारी आज की क्लास का पहला प्रश्न देखिए क्या पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ ए फ्लावर। यह पूछ रहा है, बताइए फूल की जो सबसे बाहरी पंखुड़ी होती है। जैसे इस प्रकार से अगर हम समझे, ये एक प्रकार की इनकी समझ लीजिए, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी, कि यह पूछ रहा है जो फूल की जो बिल्कुल बाहरी जो पंखुड़ी जो होती है, ये वाली, सॉरी, ये जो बाहर वाली जो इसकी पंखुड़ी जो होती है, ये क्या कहलाती है। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कोरोला, ऑप्शन बी है एंड्रोसियम, ऑप्शन सी है जाइनोसियम, ऑप्शन डी है कैलेक्स। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी कैलेक्स। मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्म कर दूं कि अभी क्या है, एसएससी और रेलवे क्या है, थोड़ा डेप्थ में जब अगर जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पेपर अगर वो बनाएंगे तो आपको बायोलॉजी में फंसाएंगे। बायोलॉजी के अंदर आपको फूलों के पार्ट्स पूछने लगेंगे, या आपको केचुए के पार्ट्स, कॉकरोच के पार्ट्स, ऑर्गेन्स, जो आपके 10th क्लास में तो खैर नहीं पढ़ाए जाते, वो कुछ कुछ पढ़ा दिए जाते हैं, पूरी तरह से नहीं पढ़ाए जाते, कई बोर्डों में कईयों में पढ़ा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से उनकी डेप्थ में अगर जाएगा तो उनके पार्ट्स के नाम पूछेगा। कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 562 क्वेश्चन नंबर 562 ये क्या पूछ रहा है। माइकोरिजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ डैश विद द रूट सिस्टम। यह पूछ रहा है, बताइए माइकोरेजा जो है वह पेड़ पौधों की या पौधों की जड़ों के साथ एक संयोजन करता है। माइकोरेजा में क्या होता है, इनमें से निम्न में से कौन सा जीव है जो कि पेड़ पौधों की जड़ों के साथ एक प्रकार का संयोजन बनाता है, जिसे हम माइकोरेजा कहते हैं। आपके चार ऑप्शन। ऑप्शन ए फंगस, कवक, ऑप्शन बी बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, ठीक है, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी एल्गी शैवाल। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए फंगस, कवक। कवक जो है इसकी थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग है ये जो क्वेश्चन है। कवक जो है आपने कभी सोचा होगा, या पता नहीं, आपको पता है नहीं पता, बट आपने कभी देखा होगा फंगस, आपकी सड़ी गली चीजों में आपकी फंगस लग जाती है, फफूंदी बोलते हैं जिसे आप आमतौर भाषा में, और हिंदी में कवक बोलते हैं। फफूंदी लग जाती है तो वह चीज खराब हो जाती है, परंतु फफूंदी हमेशा आपकी खराब नहीं होती, वो कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी प्रयोग में जरूर आती है, आपके अच्छे काम भी करती है फफूंदी। फफूंदी क्या करती है, इसके साथ जो पेड़ पौधों के नीचे जो जड़ें होती हैं, अगर कोई पौधा है उसके अंदर नीचे जो जड़ें होती हैं, यदि किसी पेड़ पौधे के अंदर जड़ों में फफूंदी लगी है, आप उखाड़ के देखें फफूंदी लगी है, तो आप ये पाएंगे कि उस पेड़ पौधे की जो ग्रोथ है वो औरों के मुकाबले काफी अच्छी होगी, क्योंकि जितने भी उसको न्यूट्रिशंस वगैरह मिलने होते हैं वो फफूंदी के जरिए उसको सारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं। और तो और ज्यादा से ज्यादा बहुत अधिक टेम्परेचर पे, जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, वहां पर फफूंदी क्या करती है, उसको कभी सूखने नहीं देती, वहां आसपास नमी बनाए रखती है, जिससे पेड़ पौधा हरा भरा बना रहता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 563 क्वेश्चन नंबर 563 ये क्या पूछ रहा है। टू डिलीट अ वर्ड इन HTML टैग विच टैग इज यूज्ड। ये कह रहा है कि यदि आपको किसी टेक्स्ट को, किसी लिखे हुए शब्द को मिटाना है या डिलीट करना है, तो उसके लिए HTML का कौन सा टेक्स्ट इस्तेमाल होता है। आपके चार ऑप्शन। ऑप्शन ए ये, ऑप्शन बी ये, ऑप्शन सी ये, या ऑप्शन डी ये। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है, बहुत ही आसान है दिखने में, ये ऑप्शन नंबर डी, जो इसके अंदर ग्रेटर देन लेस देन के साइन के बीच में जो DEL लिखा है, ये डिलीट को रिप्रेजेंट करता है। यदि किसी शब्द को डिलीट करना है तो उसके लिए आप ये कीजिए, और जो ये दिखा रखा है आपको कैपिटल यू जो दिखा रखा है ग्रेटर देन लेस देन के अंदर में और फॉरवर्ड स्लैश के आगे, यू, कैपिटल यू का मतलब होता है किसी वर्ड को अंडरलाइन करना, और या किसी लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए और फिर अंडरलाइन करना। ये इसके लिए HTML टैग ये यूज होता है। जबकि अगर आपको उसी टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना है, मोटा करना है, मोटा मोटा दिखाना, हाईलाइट करते हैं जैसे मोटा करना है, तो उसके लिए आप ये इस्तेमाल करते हैं। और यदि आपको उसे इटैलिक करना है, मतलब थोड़ा सा तिरछा एक एंगल पे मोड़ना उन शब्दों को, तो उसके लिए हम इटैलिक का इस्तेमाल करते हैं, इसका करते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 564 क्वेश्चन नंबर 564 ये क्या पूछ रहा है। Which scientist through his work on pea plants discovered the fundamental law of inheritance। देखिए दोस्तों, ये पूछ रहा है कि बताइए वे कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग करके जो है आनुवंशिकता के सिद्धांत की खोज की थी। आपका दोबारा मैं पूछ लेता हूं, बताइए वे कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मटर के पौधे पर अनुसंधान करके या उस पर प्रयोग कर
यह बताया था कि आनुवंशिकता का नियम का सिद्धांत दिया था। आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए ग्रेग मेंडल, ऑप्शन बी जोनस ईसाल्क, ऑप्शन सी दिमित्री मेंडलीव, ऑप्शन डी जोसेफ प्रिस्टली। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जोसेफ ग्रेगर मेंडल। और दोस्तों अगर आपसे कभी ये जोनस ईसाल्क के बारे में पूछता है तो ये थे पोलियो की वैक्सीन जिसने बनाई थी, वो थे जोनस ईसाल्क। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 565, क्वेश्चन नंबर 565 ये क्या पूछा है? Which of the following nation join again the membership of Commonwealth Game 2022 after 2 years? ये देखिए दोस्तों, कॉमनवेल्थ आपके मैं बता दूं थोड़ा करंट रिलेटेड है, करंट अफेयर से संबंधित है। जितने भी आपके आने वाले समय में करंट अफेयर गेम्स होने वाले हैं या पोस्टपोन हुए हैं उनके विषय में जरूर पूछा जा सकता है आपसे। तो ये वही पूछ रहा है, बताइए जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो होने हैं उसके विषय में बता रहा है कि बताइए जो वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेल होने हैं, हाल ही में कौन से देश ने वापस अपनी सदस्यता हासिल की है 2 वर्षों बाद। इसका मतलब 2 साल पहले उस देश की सदस्यता रद्द हो गई थी या उसने खुद रद्द कर ली थी, उसको दोबारा से सदस्यता मिल चुकी है आगे होने वाले 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में। आपके चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी मालदीव। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मालदीव। और आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ये जो होंगे वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल खेल ये इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने हैं। ठीक है, और इंग्लैंड की अगर बात आई है, इसी को हम यूके तो नहीं कहते, खैर वो 4 देशों का समूह है। इंग्लैंड को ही आप ब्रिटेन भी कहते हैं। ठीक है, ब्रिटेन की अगर आपसे राजधानी पूछते हैं तो आप सभी को पता होगा लंदन है, और अगर वहाँ की आपसे करेंसी पूछते हैं तो उसकी है पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 566, क्वेश्चन नंबर 566 ये क्या पूछ रहा है? हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? इसने पूछा है बताइए अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? आपके चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी वी.के.आर.वी. राव, ऑप्शन सी जॉन मेनार्ड कीनेस, ऑप्शन डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ही हैं वे व्यक्ति जिन्हें जो है अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है। और यदि आपसे कभी ये पूछ लिया जाए बताइए कीनेस सिद्धांत के जनक कौन थे या कीनेस सिद्धांत किसने दिया था, वो ये थे जॉन मेनार्ड कीनेस, यानी जे.एम. कीनेस के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 567, क्वेश्चन नंबर 567 ये क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ नेचुरल एजिंग ऑफ अ लेक बाय बायोलॉजिकल एनरिचमेंट ऑफ वाटर? दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है विज्ञान का, साइंस का। यह पूछ रहा है बताइए कि यदि किसी झील में, तालाब में प्राकृतिक रूप से जैविक पोषण मिलता है, यदि किसी झील को प्राकृतिक रूप से जैविक पोषण मिलता है तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे, यानी कि ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं? आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए इनंडेशन, ऑप्शन बी डिक्लेमेशन, ऑप्शन सी एग्लोमरेशन, ऑप्शन डी यूट्रोफिकेशन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यूट्रोफिकेशन। ये होता है सुपोषण। सुपोषण एक ऐसी अवस्था होती है या एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपका जो भी जलीय सिस्टम होता है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र जो भी होता है, यानी कि मरीन इकोसिस्टम जो होता है, उसके अंदर होता क्या है, वो ओवर न्यूट्रिशन हो जाता है, उसके अंदर पोषकों की मात्रा काफी अधिक हो जाती है। कारण ये है कि हमारे ह्यूमन वेस्ट उसमें चले जाते हैं, आसपास की गंदगी जब उसमें जमा होने लगती है तो वहाँ पे जो जितने भी छोटे मोटे कीट कीटाणु जो होते हैं, जैसे आपके शैवाल हो गए और बैक्टीरिया, कवक वगैरह जो होते हैं, वहां पे वो पनपने लगते हैं। जब वो किसी ऐसे पानी में, वो ठहरा हुआ पानी होता है, यदि वहां पर कवक वगैरह जो होते हैं, आपके फंगस हो गए या आपके शैवाल हो गए, ठीक है, आप बोलते हैं एल्गी बोलते हैं जिन्हें, ठीक है, अगर आपके वहां गंदगी ज्यादा होती है तो वहां पर क्या है, इन सभी को न्यूट्रिशन मिलने लगता है। और जब इन सभी को पोषण मिलने लगता है, इन सभी को अगर पोषण मिलता है तो होता क्या है, वहां पर क्या आपकी जो एक हरे रंग की परत जमा हो जाती है उस पानी के ऊपर, जिससे क्या है कि उसमें प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की किरणें नहीं जा पाती, और प्रकाश की किरणें ना जाने की वजह से फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है उस जल के अंदर, जिससे कि उसके अंदर के पेड़ पौधे मर जाते हैं और उसके अंदर के जो जीव हैं उन्हें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसे आपसे कभी पूछता है बीओडी कमी हो जाती है। बीओडी होती है आपकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि अगर वहां के जीव ही नहीं होंगे, अगर पानी के अंदर पनपे हुए जीव जो वहां पे पहले रह रहे थे, मछलियां या और भी जानवर जो उसके अंदर रहते थे, यदि वो नहीं होंगे तो उसके अंदर ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं होगी किसी को, या पेड़ पौधे नहीं होंगे क्योंकि वो मर जाते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है इस वजह से। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 568, क्वेश्चन नंबर 568 ये क्या पूछता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टुंड्रा टाइप क्लाइमेट? ये पूछ रहा है बताइए निम्न में से टुंड्रा
प्रकार टुंड्रा जलवायु का क्या गुण है? निम्न में से कौन सा टुंड्रा जलवायु का गुण है? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए जीरो प्रेसिपिटेशन, ऑप्शन बी है नो ड्राई सीजन, ऑप्शन सी है ड्राई एरिड, ऑप्शन डी है नो ट्रू समर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है नो ट्रू समर। इसका मतलब क्या है ये समझिए पहले। ये जो आपकी टुंड्रा जलवायु होती है, ये आपकी, यदि आपने पृथ्वी का नक्शा देखा हो या ग्लोब अगर देखा हो, थोड़ी सी टिल्टेड है, ये हमारी पृथ्वी है, ग्लोब है। जो ऊपर का नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और एक साउथर्न हेमिस्फीयर है, यानी कि पूर्व अर्धगोलार्ध है और दक्षिणी अर्धगोलार्ध है। तो ये जो पोल के पास जो जितने भी स्थान है, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, बहुत माइनस में टेम्परेचर होता है और यहाँ पे बर्फ जमती है हमेशा। तो ऐसे स्थानों पर ये दोनों पोल्स है, जो दोनों पोल्स पे काफी रहना भी बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे केवल केवल जो इस सर्दी में इतने माइनस डिग्री टेम्परेचर पे जो जानवर और पेड़ पौधे, कुछ पेड़ पौधे ही उग पाते हैं या कुछ जानवर पोलर बियर वगैरह वो यहीं पे रहते हैं, ठीक है, वही रह पाते हैं यहाँ पर। तो वही है, तो ऐसे माइनस डिग्री टेम्परेचर पे जितने भी पेड़ पौधे जो एग्जिस्ट करते हैं या जो इकोसिस्टम वहां पे एग्जिस्ट करता है, उसे हम टुंड्रा टाइप इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। और एक और प्रकार होता है आपका टियागा भी पूछ लेता है कभी। टियागा प्रकार किस प्रकार का सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है, वे उनमें ज्यादातर वे कीचड़ और दलदलीय प्रकार के होते हैं, या उन्हें आप एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, सदाबहार वन भी कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे गर्मियों के समय पे बारिश होती है और ठंड के समय पे बर्फ पड़ती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 569, क्वेश्चन नंबर 569, ये क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ दमन एंड दीव? दोस्तों ये आपका जो है दमन एंड दीव आपकी जो है प्रेजेंट में यूटी है, केंद्र प्रशासित प्रदेश है। दोस्तों इसकी राजधानी पूछी है इसने। आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए कवारती, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन डी दमन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दमन। अभी आपसे एक करंट में प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में बताइए हमारे केंद्र प्रशासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसकी है 8। पहले हुआ करती थी 7, लेकिन 2 यूटी नई बनी है, जो कि आपको पता होगा लद्दाख, ठीक है, लद्दाख नया बना है और आपका जम्मू कश्मीर नया बना है, ठीक है। ये पहले राज्य हुआ करता था, पूरा पूरा जम्मू कश्मीर के नाम का एक राज्य हुआ करता था। 370 हटने के बाद अक्टूबर के अंदर इन दोनों को अलग अलग यूटी का दर्जा दिया गया है। अब हुआ क्या है, जब इन 2 यूटी बनी है, जब 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, तो इनसे क्या हुआ है, इनसे जो पहले दमन दीव दादर नावल दमन और दीव और दादर नागर हवेली, ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, इन सभी को कंबाइन करके एक कर दिया है। दादर नागर हवेली डी एंड एच और डी एंड डी, इनको कंबाइन करके एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है, जिससे कि कुल संख्या हमारी यूटी की 8 हो चुकी है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 570, क्वेश्चन नंबर 570, ये क्या पूछ रहा है? Who won the T20 ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020? दोस्तों इस वर्ष जो हुआ है, वर्ष 2020 में महिला का T20 वर्ल्ड कप हुआ है, आईसीसी का महिला विश्व कप हुआ है, जो कि T20 का वर्ल्ड कप हुआ है। यह पूछ रहा है उसके विजेता टीम कौन थी? आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है इंडिया, ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो थी विनर रही थी इसके फाइनल की, और जिस फाइनल में इसके साथ मुकाबला हुआ था भारत का, भारत जिसमें 85 रनों से हार चुका था इसके अंदर, ठीक है। और दोस्तों इसके बता दूं, इसकी जो मेजबानी की थी वो ऑस्ट्रेलिया ने ही की थी और ऑस्ट्रेलिया ही इसकी विनर रही थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 571, क्वेश्चन नंबर 571, ये क्या पूछ रहा है? When did इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड? दोस्तों इस प्रश्न को पूछने का मकसद कुछ और नहीं था, क्योंकि मैं अभी बताऊंगा इसमें क्या है। यह पूछ रहा है बताइए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन, ऑप्शन ए 28 फरवरी, 10 दिसंबर, 8 मार्च, ऑप्शन डी 31 मार्च। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 8 मार्च। इस प्रश्न को पूछने का हमारा कारण यह था क्योंकि जो फाइनल हुआ था T20 वर्ल्ड कप महिला का, जो अभी पिछले प्रश्न में मैंने पूछा, वह इसी दिन खेला गया था, 8 मार्च को ही खेला गया, और जिसमें हमारी भारतीय टीम हार चुकी थी, 85 रनों से हारी थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 572, क्वेश्चन नंबर 572, ये क्या पूछता है? यह पूछ रहा है नेशनल आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ये यानी कि आपकी जो राष्ट्रीय थल सेना दिवस, नेशनल आर्मी डे या सेना दिवस पूछ सकता है। बताइए सेना दिवस कब मनाया जाता है, हर साल प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए 21 जनवरी, 9 दिसंबर, 1 जुलाई या 15 जनवरी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 15 जुलाई। 15 जुलाई को सेना दिवस मनाया जाता है, और ये इस बार इसलिए पूछा गया क्योंकि इस बार बहुत खास था 2020 में, क्योंकि इस बार जो हमारी सभी पुरुषों की टुकड़ियां थी जिन्होंने राजपथ पर अपने मार्च की थी, उनको जो लीड किया है इस बार एक महिला कमांडर ने लीड किया है, जिसका नाम है तानिया शेरगिल।
ये प्रश्न आपसे बहुत ही पूछा जा सकता है, क्योंकि आज तक अभी तक हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि सेना की मार्चिंग को लीड करने वाली कोई महिला कैप्टन रही हो। तो तानिया शेरगिल जो है इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 573, क्वेश्चन नंबर 573, इसने क्या पूछा है? द टेक्टोनिक प्लेट डैश इज लोकेटेड बिटवीन द साउथ अमेरिका प्लेट एंड द पैसिफिक प्लेट। दोस्तों इसने पूछा है, बताइए कि उस टेक्टोनिक चट्टान का नाम बताइए, उस टेक्टोनिक परत का नाम बताइए जो कि आपकी साउथ अमेरिका की प्लेट और पैसिफिक प्लेट के मध्य में स्थित है। यानी कि अगर ये आपका पैसिफिक प्लेट है, पीपी बोल दो उसको, और ये अगर आपका साउथ अमेरिका की प्लेट है, तो इन दोनों के मध्य में कौन सी प्लेट स्थित है? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कोकोस, ऑप्शन बी कैरोलिन, ऑप्शन सी फ्यूजी, ऑप्शन सी नाजका। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नाजका। नाजका प्लेट जो है इन दोनों के मध्य में स्थित है। वैसे कोको भी इन दोनों के मध्य में ही आती है, परंतु एग्जैक्टली इन दोनों से खाली ये जो है पैसिफिक से टच करती है और इससे टच नहीं करती है। अगर आपको कभी नाजका ना दिया हो, कोकोस दिया हो, तो इसका सही उत्तर कोकोस माना जाएगा। ठीक है, दोनों ही इन दोनों के मध्य में आती हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 574, क्वेश्चन नंबर 574, ये क्या पूछ रहा है? किताब उल हिंद इज रिटन बाय। दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, यह पूछ रहा है किताब उल हिंद के लेखक कौन है? आपके चार ऑप्शन है, या लेखक कौन थे, सॉरी इज नहीं आएगा, बहुत जाएगा यहाँ। किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मैगस्थनीज, ऑप्शन बी अलबरूनी, ऑप्शन सी है पाणिनि, और ऑप्शन डी है हरिहर। दोस्तों इस पर देखिए, मैं बताऊं, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अलबरूनी। अलबरूनी जो था मोहम्मद गजनवी, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर में काफी लूटपाट मचाई, ये उनके साथ आया था। ये वहाँ का राइटर था, वहाँ के वो थे, किताब लिखते थे। ठीक है, राइटर थे, वहाँ के लेखक थे। उन्होंने इस किताब का निर्माण किया। उन्होंने इस किताब के विषय में लिखा किताब उल हिंद, और जो एक और नाम है इसका तहकीक ए हिंद, इसका मतलब भारत की खोज, ये लिखी थी अलबरूनी ने। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 575, क्वेश्चन नंबर 575, ये क्या पूछ रहा है? रामेश्वरम इज अ सिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। यह पूछ रहा है, बताइए रामेश्वरम एक शहर है, निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है? आपके चार ऑप्शन। ऑप्शन ए तेलंगाना, तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटका। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। तमिलनाडु अगर आई गया है तो तमिलनाडु की आपकी राजधानी आप सभी को पता होगी चेन्नई है, और तमिलनाडु के प्रेजेंट के सीएम पूछा जाएगा तो यहाँ पिलानी स्वामी जी हैं। ठीक है, पिलानी स्वामी, दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ के जो सीएम अगर पूछे जाएं तो पिलानी स्वामी है। ठीक है, और यदि आपके यहाँ के सीएम गवर्नर पूछा जाता है तो वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 576, क्वेश्चन नंबर 576, ये क्या पूछ रहा है? दोस्तों इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द ओनली नेशन एन एशियन मेंबर ऑफ G8। ये दोस्तों पूछ रहा है कि G8 का जो आपका वो होता था, G8 एक ग्रुप समूह है 8 देशों का समूह, उसमें एकमात्र एशियाई देश कौन सा है? निम्न में से एकमात्र एशियाई देश कौन सा उसका सदस्य है? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी है मालदीव, ऑप्शन डी है जापान। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जापान। जापान से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, बताइए जापान की राजधानी क्या है? वो है टोक्यो, जो कि इस साल 2020 में यहाँ पे ओलंपिक होने थे। ठीक है, राजधानी आ गई। अब आपकी करेंसी पूछ सकता है जो कि है येन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 577, क्वेश्चन नंबर 577, ये क्या पूछ रहा है? इन विच ईयर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश। दोस्तों जो ये WHO है, इससे संबंधित तो कुछ ना कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि इस टाइम ये बहुत ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि इस समय कोरोना वायरस महामारी फैली हुई है, और इस समय हर मंथली कोई वीकली कोई ना कोई रिपोर्ट हमारी WHO से आती है। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है ये ऑर्गेनाइजेशन। इसके विषय से कुछ भी पूछ सकता है। तो आपके चार ऑप्शन है। ये पूछ रहा है इस विषय की WHO की स्थापना कब हुई थी? आपके चार ऑप्शन 1947, 1948, 1952, 1994। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1948। और इसमें दो प्रश्न और ऐड कर दूं, यदि आपसे वह पूछ सकता है, बताइए WHO का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ है? वो है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और दोस्तों इसमें एक और चीज पूछ सकते हैं आपसे कि इनके अभी जो प्रेजेंट के कार्यकारी अधिकारी जो हैं, जो रिपोर्ट जारी कर रहे हैं इस समय में, कोविड-19 के समय में, वो हैं टेड्रोस एडहेनम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 578, क्वेश्चन नंबर 578, ये क्या पूछ रहा है?
रिसेंटली विच कंट्री गेट सेपरेटेड फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोपीय देशों का समूह है जिसके अंदर लगभग 24 के आसपास कुछ देश इसमें जुड़े हुए हैं। तो उनमें से जो है अभी हाल ही में कौन सा देश ने अपने आप को अलग कर लिया है, अपने आप को मुक्त कर लिया है? आपके चार ऑप्शन है इटली, पोलैंड, ब्रिटेन, जर्मनी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन ने हाल ही में अपने आप को यूरोपियन यूनियन से अलग कर लिया, इसीलिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह आपसे वहां की संख्या भी पूछ सकता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 589, क्वेश्चन नंबर 579। ये क्या पूछ रहा है? नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा इज लोकेटेड एट। यह पूछ रहा है, बताइए भारत का राष्ट्रीय सिनेमा संग्रहालय कहाँ स्थित है? आपके चार ऑप्शन है पुणे, बी नोएडा, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी हैदराबाद। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मुंबई। आप दोबारा समझ लीजिए इसने पूछा क्या। यह पूछ रहा है भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन होगा मुंबई। यदि मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 जनवरी 2019 को इसकी फाउंडेशन वो हुई थी, इसकी इनॉर्गमेंट हुई थी, मतलब इसको खोला गया था। और इसका जो उद्घाटन है वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया था, पीएम ने किया था 2019 जनवरी में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 580, आज का अंतिम प्रश्न। ये हमसे क्या पूछ रहा है? हु वॉज द फाउंडर ऑफ खालसा पंथ। ये देखिए आपके जितने भी गुरु हुए थे, आपके जितने भी सिख गुरु हुए थे, सिख धर्मों से संबंधित कुछ ना कुछ आपसे जरूर पूछा जाएगा सवाल। तो वही पूछ रहा है, बताइए खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन डी गुरु नानक देव। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। और ये पूछा जा सकता है कब की थी? ये की थी आपकी 1699 में, 1699 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिखने वाली घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको उससे डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे, इस प्रकार की वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।